सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों इससे पहले मैंने आपके 2 चैप्टर के जो बहुविकल्पी ठाकुर पब्लिकेशन से रिलेटेड आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए दोस्तों, है ना। जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं ठाकुर पब्लिकेशन के वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 6 तक जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे बहुविकल्पी वो सारे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर दिया भी गया सामाजिक विज्ञान चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 6 के तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 4th सेमेस्टर के। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हो, सबसे पहले अपने प्रश्न की ओर चलते देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यानी कि जलवायु जो है वो किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं यानी मौसम के हिसाब से विवरण को सम्मिलित करती है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यह परिभाषा जो दोस्तों हो जाएगी ये किसकी हो जाएगी? मोक हाउस की, कोप एवं डिलोंग की, या कोप की या डिलोंग की। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? मोक हाउस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करते जो कि दिया गया कि धरातल पर ताप का वितरण के अनुसार होता है। अक्षांश होता है, देशांतर होता है, उपरोक्त दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सेकंड नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अक्षांश हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। धरातल पर ताप के विवरण की यहाँ पर बात हो रही है, वितरण किसके अनुसार होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर की, किस प्रकार की मिट्टी ऊष्मा को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है? ऊष्मा को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है। ऊष्मा को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी, तीव्रता से अवशोषित करती है। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापमान का अवशोषण एवं निःसरण शीघ्रता से होता है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या कोई नहीं। सर 4th नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तापमान का अवशोषण एवं यहाँ पर बात की गई जो कि यहाँ पर हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन की जो कहता है कि भारत का क्षेत्रफल है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5 नंबर का, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है, सभी को पता भी होगा। विश्व के बड़े, जी हाँ, विश्व के बड़े आकार वाले देशों में भारत का स्थान है। विश्व के बड़े आकार वाले देशों में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है सर? 7वां स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन बनता है कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की गई, ना कि भारत की बात की गई। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर की, अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जो अल्पाइन चारागाह है उसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है सर? तो उसको कहा जाता है वो ग्याल या पयार कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहा जाता है? पयार के नाम से भी उसको जानते हैं अल्पाइन चारागाह को। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि शिवालिक के निचले भाग, जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं ना, नाम आप लोगों ने सुना होगा, शिवालिक की श्रेणियाँ जो है उसके निचले भाग को क्या कहते हैं? उसके निचले भाग को क्या कहते हैं? तो उसके निचला भाग जो होता है वो तराई में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसको तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले का भाग जो होता है वो तराई होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हो जाएगा कि उत्तर के पर्वतीय भाग में चावल की कृषि किस प्रकार का खेत बनाकर की जाती है? किस प्रकार का खेत बनाकर की जाती है सर? मैदानी खेत, सामान्य खेत, या सीढ़ीनुमा खेत, या कोई नहीं। तो सर यहाँ पर उत्तर के पर्वतीय भाग की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत, ठीक है ना। सीढ़ीनुमा खेत जो है वो बनाए जाते हैं पर्वतीय भागों में, सीढ़ीनुमा खेत, ठीक है ना। चूँकि वहाँ पर आपको पता है यार कि सामान्य खेत नहीं बन सकता है क्योंकि पर्वत है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर मैदानी भी नहीं बन सकता है क्योंकि मैदान पर्वत में कहाँ मैदान बना दोगे आप लोग। तो सीढ़ीनुमा मतलब एक खेत, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे आपके घर की सीढ़ी होती है उस तरह से खेतों के जो आपके जीने होते हैं
उनके हिसाब से उनको खेतों को बंटवारा किया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बांगर प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं। तो बांगर प्रदेश आपका ना आपको पता होगा, पहले से पता होगा, भूड़, बांगर को भूड़ भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं सर, भूड़ भी कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर की गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कहलाता है। जो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय होता है, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान जो होता है वो सर क्या कहलाता है, वो कोंकण तट कहलाता है। सर क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। और इसके जस्ट अपोजिट इस साइड में क्या होता है, मालाबार तट होता है। जस्ट अपोजिट क्या होता है, मालाबार, उधर कोंकण तट, इधर मालाबार तट होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है तापमान को, जलवायु को, वायुदाब को, या इनमें से कोई नहीं। सर 13 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो जलवायु होता है ना। क्या होता है सर, जलवायु होता है। जलवायु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर की, वायुमंडलीय की अल्पकालीन दशा कहलाती है। वायुमंडल की अल्पकालीन दशा जो होती है वो सर क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है, ऋतु कहलाती है। अल्पकालीन दशा को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर मौसम। ठीक है ना, क्योंकि मौसम अल्पकालीन दशा होती है, वो कभी भी चेंज हो जाती है। अभी आप सुबह बारिश हुई, शाम को मौसम चेंज हो गया, सुबह बारिश हुई, 1 घंटे बाद धूप निकल आई, तो मतलब ये होती है अल्पकालिक दशा होती है। अगला हो जाएगा 15 नंबर यहाँ पर कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई। तो सर वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। ठीक है ना, क्लाइमा शब्द से हुई है जलवायु शब्द की उत्पत्ति, क्लाइमेट जिसे कहते हैं। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर की, जलवायु में जल शब्द का व्यापक अर्थ क्या होता है। जलवायु जो होता है उसमें जल शब्द का जो व्यापक अर्थ होता है सर, जल शब्द का वो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता से, यानी कि वो जल हमको दिखता नहीं है, वायुमंडलीय आर्द्रता से होता है। चूँकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कि अगर आप फ्रिज से बोतल निकालते हो, उसके बाहर का पानी सारा साफ़ कर देते हो, सुखा देते हो, पोंछ देते हो, उसके बाद वहाँ पर भी साइड में गीला हो जाता है। ठीक है ना, क्यों हो जाता है, वो वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण होता है। ठीक है ना, वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण होता है। तो यही जलवायु शब्द का जल का जो व्यापक अर्थ होता है यही होता है। 17 नंबर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में जो भारत का स्थान है सर वो हो जाएगा 7वां स्थान हो जाएगा। ठीक है ना, 7वां स्थान अभी ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहने वाला है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको घुमा के पूछ सकता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो सर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, भांभर और तराई किस प्राकृतिक प्रदेश में प्राकृतिक प्रदेश के उपविभाग हैं। ठीक है ना, किस प्राकृतिक प्रदेश के उपविभाग हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का पठारी भाग, मैदान या मध्यवर्ती मैदानी भाग, या तटीय मैदानी व द्वीप समूह। तो सर 19 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, मध्यवर्ती मैदानी भाग। ठीक है ना, भांभर तराई जो है मध्यवर्ती मैदानी भाग हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर 20 नंबर हमारा कि लुधियाना क्यों प्रसिद्ध है। लुधियाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना सर, क्यों प्रसिद्ध है। नमक उत्पादन के लिए, होजरी के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई आपको पता है लुधियाना क्यों प्रसिद्ध होता है। लुधियाना देखिए नमक के लिए तो बिल्कुल प्रसिद्ध ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र नहीं है, समुद्र से ही नमक प्राप्त होता है। पेट्रोलियम उत्पादन तो हो ही नहीं सकता है। तो सर क्या हो जाएगा, होजरी के लिए, होजरी के लिए ये सबसे ज़्यादा लुधियाना जो है वो प्रसिद्ध है। 21 नंबर हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के सूची में या के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2004 से, 2001 से, 2003 से, या 2002 से। तो भाई 21 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 से इनको सूचीबद्ध किया गया है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। सर गुजरात में होती है, बंगाल में होती है, कर्नाटक में होती है, या तमिलनाडु में होती है। भाई 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर 22 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा सर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में भारत में किस राज्य में वर्षा होती है, तो वो तमिलनाडु हो जाता है। अगला हो जाता है हमारा कि किस राज्य के, जी हाँ दोस्तों, किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। वनों का विस्तार पाया जाता है गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में।
तो किस राज्य की बात की गई यहाँ पर, जहाँ की कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा सर, हरियाणा हो जाएगा। अगला हो जाएगा 24 नंबर के देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला जो वन है वो आर्द्र मानसूनी वन हो जाएगा, या उष्णार्ध पतझड़ वन हो जाएगा, या सदाबहार या दलदली वन हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा 24 नंबर का, वो उष्णार्ध पतझड़ वन हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो उड़ीसा में आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा बंदरगाह स्थित है। उड़ीसा में जो पारादीप है बंदरगाह स्थित है, पारादीप नामक बंदरगाह जो है वो स्थित है उड़ीसा में। अगला हो जाएगा चाय उत्पादक राज्य हैं। चाय उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन सा हो जाएगा, चाय उत्पादक राज्य है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग धड़ से लगा सकते हो, क्योंकि असम हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए सर प्रसिद्ध होता है, अखबारी कागज़ के लिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मौसम कैसे बनता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या उदग्र से 23.5 अंश पर झुकाव के कारण, धुरी के झुकाव के कारण, या 36 से 66.5 डिग्री अंश पर झुकी धुरी के झुकाव के कारण। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा आपको पता है यार, पृथ्वी परिक्रमण के कारण होता है मौसम का परिवर्तन। घूर्णन के कारण तो दिन रात होता है, अपनी जगह पर घूमना, अपनी जगह पर घूमती है, जो अपनी जगह पर ही घूमती है उससे दिन रात होती हैं। लेकिन जो सूर्य होता है, अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करेगी तो वहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है ना, मौसम बनता है, वहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर, अब चैप्टर नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई, तो यहाँ पर देश में कौन सा स्थान हो जाएगा, है ना, देश। तो जल्दी से इसका जवाब आपको तो पता ही होगा यार, पूरी उम्मीद करते हैं इसका जवाब आपको पता ही होगा, ठीक है ना मेरे भाई, इसका जवाब आपको पता ही होगा, पूरी की पूरी उम्मीद करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है। तो भाई यहाँ पर कौन सा स्थान हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। पहले नंबर पे क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड नंबर के, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस देश को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो निम्न में से किस देश को स्पर्श करती है। तो अपने उत्तर प्रदेश के बगल में आपको तो पता ही यार नेपाल है, नेपाल है, ठीक है ना, नेपाल। हम लोग तो यहाँ से आराम से जा सकते हैं नेपाल, मतलब कितना होगा, दो घंटे का रास्ता होगा नेपाल का यहाँ से, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग यहाँ से जा सकते हो, मतलब नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अगला हो जाएगा थर्ड नंबर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग है। प्रदेश का कौन सा यहाँ पर प्राकृतिक विभाग खनिज की दृष्टि से धनी है। प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग है जो खनिज की दृष्टि से धनी है। तो भाई थर्ड नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र हो जाएगा। अगला हो जाएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका झांसी में अवस्थित है चारागाह अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है। प्रदेश में सहरिया जनजाति जो है वो पाई जाती है, बलिया में पाई जाती है, महाराजगंज में, बस्ती में, या ललितपुर में पाई जाती है। तो भाई राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये महाराजगंज में पाई जाती है। प्रदेश में सहरिया जनजाति जो है वो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जो कि कुशीनगर के आगे है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की प्रदेश में स्थापना की गई, कि प्रदेश में स्थापना की गई थी 1945 में, 1955 में, 1965 या 1985। तो भाई 6 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 हो जाएगा राइट आंसर हमारा। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है आपका मिर्ज़ापुर, चूना पत्थर वहीं पे पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बॉक्साइड एक अयस्क है। बॉक्साइड एक अयस्क है, सोना चांदी एल्यूमिनियम या लोहा, ठीक है ना, सोना चांदी एल्यूमिनियम या लोहा। तो भाई 8 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड क्या है, अयस्क है एल्यूमिनियम का। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रदेश में यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उसका भंडार कहाँ पे है। तो उसका एक ही भंडार है, वो है ललितपुर में, ठीक है ना। यूरेनियम का भंडार कहाँ है सर, ललितपुर में है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि
पारीछा ताप विद्युत ग्रह अवस्थित है। पारीछा ताप विद्युत ग्रह जो है वो अवस्थित है मिर्ज़ापुर में है, अलीगढ़ में, कानपुर में या झांसी में। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर झांसी में स्थित। ये विद्युत ग्रह कहाँ अवस्थित है सर? ये झांसी में अवस्थित है। 11 नंबर हो जाएगा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का योगदान है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का योगदान जो है वो है 13.8%, 29% या 23.9% या 45%। तो 11 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 23.9% हो जाएगा संबद्ध क्षेत्रों का योगदान। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो उसको किया गया 9 में, ठीक है ना। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगला हो जाएगा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल जो है, यानी कि नगदी फसल उसे कहते हैं जो खेत से ही हमको, मतलब खेत से ही हमारा जो सामान है वो बिक जाए, हमारी जो फसल है वो बिक जाए और वहीं पर हमको पैसा नगद मिल जाए, नगद कैश के रूप में मिल जाता है, तो उसको नगदी फसल कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं सर? नगदी फसल कहते हैं। तो नगदी फसल में आपका सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, आपका एक ही होता है, सर्वाधिक होता है, वो होता है गन्ना। क्योंकि गन्ना आपको पता है घर नहीं लाया जाता है, बोरों में भर के नहीं रखा जाता है, उसको सीधे ही मतलब खेत से ही बिक जाता है, सीधे मिल पहुँच जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नगदी फसल के अंतर्गत आ जाता है। अगर यहाँ पर आपका गन्ना ना होता तो सेकंड नंबर हम लोग यही लगाते, अगर गन्ना ऑप्शन में ना होता तो आलू लगाते, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक नहीं होता, आलू लगाते, क्योंकि आलू भी अभी क्या हो रहा है, नगदी फसल के अंतर्गत आ गया है। 14 नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसे नवाब ब्रांड का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है? अमरूद को, गन्ना को, लीची को या आम को? तो भाई 14 नंबर क्या हो जाएगा? आम को नवाब ब्रांड का नाम देकर के प्रचारित किया जा रहा है। इसको सबसे पहले आपको बताया गया यहाँ पर, या मलिहाबाद की जो होती है ना, वहाँ पे आम प्रदर्शनी लगती है, तो वहाँ पे इसका नाम दिया गया था। 15 नंबर हो जाएगा कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो वो स्थित है आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना सर। कहाँ स्थित है? वो आपका लखनऊ में स्थित है। अगला हो जाएगा 16 नंबर की अटाला मस्जिद स्थित है। अटाला मस्जिद स्थित है आगरा में, मिर्ज़ापुर में, जौनपुर में या अयोध्या में? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? जौनपुर हो जाएगा हमारा। जौनपुर में यह स्थित है। नाम जो भी इस जौनपुर के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। 17 नंबर हो जाएगा कि कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है सर? है ना, कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो प्रति 12 वर्ष बाद एक बार कुंभ मेला आता है। इसी वजह से आपकी बार कोविड में क्या किया गया, मतलब बंद नहीं किया गया था, क्योंकि 12 वर्ष बाद आता है, तो मतलब काफ़ी लोगों की तमन्नाएं होती हैं। अब पता नहीं 12 वर्ष बाद कौन रहे कौन जिए, तो ज़िंदगी का कोई वो नहीं, तो इस वजह से मतलब कुंभ मेला जो है वो लगाया गया था। प्रति 12 वर्ष बाद ये कुंभ का मेला जो है वो आता है ना। और आगे बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर की, इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद किले जो प्रयागराज फोर्ट है उसका निर्माण जो है वो करवाया था, ठीक है ना। इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण जो है वो करवाया था, किसने करवाया था सर? वो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था सर? अकबर ने करवाया था। अगला हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये तो सभी को पता है सर। 19 नंबर का ऑपरेशन जो फ्लड है वो संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है ये। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना कौन नगदी फसल नहीं। तो अभी आपको पता है यार कि चाय जो है, चाय को कितना रख लोगे आप, तो ये बेसिकली कहाँ आ जाती है? नगदी फसल के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन कपास जो है, कपास भी आप घर में रख के क्या करोगे, तो वो भी नगदी फसल के अंतर्गत आ जाती है, मतलब खेतों से ही चली जाती है। गन्ना तो आपका है ही। तो यहाँ पर नहीं की बात की जाए तो गेहूँ मतलब कोई ऐसा किसान नहीं है जो अपने खेतों से उसको बेच देता हो। कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो अपने खेतों से ही गेहूं को अच्छे दामों में बेच दे, नहीं, वो अपने घर जरूर लाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा 21 नंबर के, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7, जो आपको पता है ना, NH7 जो है यही है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है लुधियाना को, कानपुर को, दिल्ली को, लखनऊ को। तो सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर जो है वो आपका कानपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि रबी की फसल है। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि यह सभी को पता है यार रबी की फसल कौन सी है इसमें, ठीक है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 5 की, जो कि चैप्टर नंबर 5 के हम लोग इतने लगभग प्रश्न देखने वाले हैं।
लगभग इसमें भी आपके 20 से 25 से 30 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है ना, जितने भी बनेंगे 20 से 25 क्वेश्चन सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि दिया गया कि पर्यावरण, देखिए इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने आंसर भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पर नीचे, तो इस तरह से आंसर भी इंक्लूड रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पर्यावरणीय प्रदूषण को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। सर राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसको वर्गीकृत किया जा सकता है आपका 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि वायुमंडली में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस। तो सर सेकंड नंबर का राइट आंसर हमारा रहेगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है पता है तो जवाब जरूर देना, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ है, बहुत से लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज भी बताइएगा आप लोग। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, मत बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके सामने ही आ चुका है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, अभी यहाँ पर देखिए पॉइंट में भी पाई जाती है, अगर वो आपको पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर पॉइंट में है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 78% जो है वो पाई जाती है। अगला हो जाएगा कि गुणवत्ता के आधार पर जल कितने प्रकार का होता है। तो गुणवत्ता के आधार पर जो जल की बात करते हैं वो होता है दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का जल होता है, कौन कौन सा होता है लिख के आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जल प्रदूषण के स्रोत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जल प्रदूषण का जो स्रोत है ना उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। सर 5 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है जल प्रदूषण स्रोत को। कितने भागों में सर? 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का रूप है, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का रूप है। तो सर 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक तो वायु प्रदूषण भी होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो अभी उसकी मात्रा थोड़ी सी शायद कम हुई है या बढ़ी है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 21% है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है जल प्रदूषण। तो आपको पता होना चाहिए यार कि मल मूत्र नदियों में छोड़ना, ये भी जल प्रदूषण का जो है सबसे बड़ा कारण होता है। कच्चे तेल का समुद्री जल में रिसाव और फसलों का कीटनाशकों का प्रयोग और उपरोक्त सभी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो फैक्ट्रियों से जो गंदा जल निकलता है ना, उसको भी नदियों में छोड़ा जाता है। जैसे कि आपको पता है गंगा जी में, यहाँ पे कानपुर में बहुत ज़्यादा छोड़ा जाता है। चमड़ा फैक्ट्री चूँकि यहाँ पर, और चमड़ा का तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है ना। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से, वनों को काट कर, या वाहनों का उपयोग कम करके, या कारखानों को शहर से दूर लगा करके। तो किन चीज़ों से इसको रोका नहीं जा सकता है ना, वो हो जाएगा आपका वनों को काट करके बिल्कुल भी इसको नहीं रोका जा सकता है। अगर वन रहेंगे तो हो सकता है कि हाँ रोका जा सकता है, लेकिन वनों को काट कर तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। अगला हो जाएगा कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है। तो पृथ्वी के कितने भाग पर सर जल है, तो पृथ्वी के दोस्तों यहाँ पर 3/4 भाग जल है, ठीक है ना, 3/4 भाग जल है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है सर, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में नापा जाता है, ठीक है ना, डेसीबल में मापा जाता है। आपको पता है ना कि जो डेसीबल होता है, मतलब अभी क्या होता है, उसके डीजे के ऊपर बैन लगा था जब, तो उसमें वहाँ ये कहा गया था कि डेसीबल के हिसाब से मतलब आप इतने डेसीबल पे इसको बजा सकते हो, 52 से 50 या 100, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बजा सकते, ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया था। नाभिकीय स्रोत होते हैं 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं। तो सर नाभिकीय स्रोत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। नाभिकीय स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम परमाणु नाभिक के कितने प्रकार के कणों की खोज की है। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या 7 प्रकार के। सर 13 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार के, है ना सर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है 1945 में हुई थी, और डेट थी आपकी 24 अक्टूबर 1945। अगला हो जाएगा 15 नंबर के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या है। स्थायी सदस्य देशों की संख्या है 3 है, 4 है, 5 है या 7 है। 3, 4, 5, 7, ठीक है। तो भाई राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 नंबर का। तो 15 नंबर का राइट आंसर सर हो जाएगा यहाँ पर 5 स्थायी सदस्य हैं।
अगला हो जाएगा यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है सर, वो स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। कहाँ स्थित है सर, न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इसका अंग नहीं है। 18 नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, कौन थे दोस्तों। तो त्रिगवे ली थे। त्रिगवे ली जो थे ये पहले महासचिव माने जाते हैं या पहले महासचिव भी थे। 2007 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य बन चुके थे 2007 तक। तो 2007 तक तो आपको पता ही है कितने देश बन चुके थे। तो 192 192 देश जो थे वो बन चुके थे इसके सदस्य, मतलब खोजे जा चुके थे 192 देश। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। अगला हो जाएगा 21 नंबर की आर्कटिक विलो क्या है। या आर्कटिक विलो है क्या है, पर्वत का नाम है, बांध का नाम है, वन का नाम है या झाड़ी का नाम है। तो भाई आर्कटिक विलो का नाम आपको तो पता ही होगा। 21 नंबर का राइट आंसर हमारा जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा एक झाड़ी का नाम है। आर्कटिक विलो क्या है, एक झाड़ी का नाम है। सीसी नाम है। ठीक है, क्या नाम, किसका नाम है। एक मच्छर का नाम है, एक प्रकार की मक्खी का नाम, या एक प्रकार की मछली का नाम, या एक प्रकार के कुत्ते का नाम है। तो शीशी क्या है, एक प्रकार की मक्खी का नाम होता है, एक प्रकार की मक्खी होती है शीशी। 23 नंबर होता है कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। मलेरिया की दवा जो होती है कुनैन वो बनाई जाती है मदार के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से, या भांग के पत्तों से, या सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो 23 नंबर का भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिनकोना। जो होता है ना, जो कुनैन की गोली होती है वो सिनकोना के वृक्ष की छाल से बनती है। उस पर लिखा भी होता है शायद, है ना। कुनैन का जब आप लोग पैकेट खरीदोगे तो उस पर लिखा भी होता है सिनकोना से, शायद ये सिनकोना से बनाई जाती है, तो उस पर लिखा भी होता है शायद। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रारंभ में सुरक्षा परिषद के कितने देश थे। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद के कितने देश थे। तो भाई कितने देश थे, उसके 15 देश सिर्फ थे। कितने देश थे सर, 15 देश माने जाते हैं, 15 देश थे भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो यार ये तो क्वेश्चन आपको तो पता ही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेंग में है। कहाँ है सर, हेंग में है। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत यहाँ से हमारी हो चुकी है, हो रही है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 की। और यहाँ का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, यहाँ का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है ना, वो कब हुई थी। तो वो हुई थी 1872 में, उस पहली जनगणना हुई थी भारत में। अगला हो जाएगा कि भारत में 10वीं जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था, किसके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। तो वो जनगणना, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, वो उसकी 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 के अनुसार है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात। तो भाई 4th नंबर का राइट आंसर तो आपको पता ही यार, केरल, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होती है सर्वाधिक जनगणना जो है, सब जनगणना की सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो केरल की है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 5 नंबर कहता है कि भारत में वर्ष 2010 में कुल प्रजनन दर थी। कुल प्रजनन दर कितनी थी। तो उसकी कुल प्रजनन दर थी 2.5%। 2010 के अनुसार यहाँ पर बात की जा रही है। GRR का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ दोस्तों, GRR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जवाब आपको जल्दी से लिखना है क्योंकि लिखने में भाई टाइम लगेगा, है ना, लिखने में आपको टाइम लगेगा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। GRR का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है ना सर। GRR
GRR फुल फॉर्म जल्दी से बताइए आप लोग सभी साथी भाई, जल्दी से बताएंगे। ओके ठीक है, चलिए सकल रेशियो दर या सकल पुनर्निर्माण दर या फिर आपका सकल पुनरुत्पादन दर या सकल आरक्षित दर, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकल पुनरुत्पादन दर, सकल पुनरुत्पादन जो दर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? नागरिक सुरक्षा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नागरिक सुरक्षा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जीवन की रक्षा या फोटो मॉक ड्रिल या उत्पादन को बढ़ाना या व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि। तो व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि ये उद्देश्य नहीं होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि नागरिक सुरक्षा विभाग का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? नागरिक सुरक्षा विभाग की यहाँ पर बात की जा रही है मेरे भाई। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्थिक स्तर को बढ़ावा या आर्थिक स्तर को बढ़ाना। ठीक है ना, ये नागरिक सुरक्षा विभाग का कौन सा कार्य नहीं है? आर्थिक स्तर को बढ़ाना, ये इसका कार्य नहीं है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जन धन योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को आपत्ति की स्थिति में कितनी राशि प्रदान होती है या कितनी राशि प्राप्त होती है? तो कितनी राशि सर प्राप्त होती है? वो होती है कितनी राशि सर प्राप्त होती है? ओके, बहुत अच्छे, तो वो होती है 1 लाख राशि जो है वो प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सर बी को लॉक करेंगे। ठीक है ना सर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी। जन धन योजना जो थी वो कब से लागू की गई? वो लागू की गई सर 15 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। सर कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 11 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ। मेक इन इंडिया जो था वो भारत में कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला हो जाएगा हमारा कि डिजिटल भारत कार्यक्रम का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? डिजिटल भारत कार्यक्रम का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? भारत के सभी गांव एवं शहरों का डिजिटलीकरण करना या सभी लोगों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना या प्रत्येक गांव में सड़क निर्माण करना या गाँवों व शहरों में ई मंडी स्थापित करना। तो भाई 12 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि गांव के सभी, भारत के सभी गाँवों एवं शहरों का डिजिटलीकरण करना। ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर 13 नंबर की अंबेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कितने गाँवों को प्रत्येक वर्ष चयनित किया जाता है? कितने गाँवों को सर चयनित किया जाता है? वो हो जाएगा 3000 गाँवों को, 10,000 गाँवों को, 1000 गाँवों के अप्रक्त में से कोई नहीं। तो भाई 13 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10,000 गाँवों को चयनित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। उद्यमिता विकास योजना, उद्यमी जिसे कहते हैं, विकास योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है? तो किस आयु वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है सर? 18 से 35 साल। 18 से 35 साल। एक आपका उद्यमी, जो आपका उद्यमी विकास योजना है, ये आपका एक जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी होता है, केंद्र है वहाँ पर भी होता है प्रशिक्षण इसका। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 21वीं शताब्दी गैर सरकारी संगठनों का युग कहलाएगा। निम्न में से किसका कथन है? किसका कथन है सर? हिटलर का है, डोनाल्ड ट्रंप का है, कोफी अन्नान का है या बराक ओबामा का है? 15 नंबर का राइट आंसर सर हो जाएगा कोफी अन्नान का हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अस्तित्व में आया। भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अपने अस्तित्व में आया 1860, 1947, 1765 या 2001। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी गुड। जितने भी हमारे साथी हैं 16 नंबर का राइट आंसर हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1860, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्वावलंब बनना योजना का प्रारंभ कब हुआ? स्वावलंब बनना या स्वावलंब योजना का प्रारंभ जो है वो कब हुआ? तो उसका प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था सर? वो हुआ था 1996 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1996 में प्रारंभ हुआ था। एनजीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनजीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न में से है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एनजीओ का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना या संविधान की रक्षा करना, ज़रूरतमंद तथा असहाय व्यक्ति समूहों की सहायता करना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको पता है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनजीओ का फुल फॉर्म ये होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ गैर सरकारी संगठन इसका नाम होता है हिंदी में। तो इसका एक ही जो काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य यही होता है मेरे भाई। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है ये कि ज़रूरतमंद तथा असहाय व्यक्ति समूहों की सहायता प्रदान करना। ठीक है ना, इसका ये होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 19 नंबर। 19 नंबर कहता है दोस्तों कि एनजीओ एक ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी या गैर लाभकारी हो और सरकार से स्वतंत्र हो। यह निम्न में से किसका कथन है? या किसका कथन है? विश्व बैंक का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का है। तो भाई यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का ये है। ठीक है ना, ये कथन किसका सर? विश्व बैंक का हो जाएगा। लिंगानुपात होता है लिंगानुपात होता है 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1,00,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भाई यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, यही होता है लिंगानुपात। 21 नंबर होता है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? भारत में विश्व का कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें उतने के कितने प्रतिशत जनसंख्या सिर्फ आपके भारत में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा 17%। पूरे विश्व का 17% जो है वो जनसंख्या भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, इतनी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कब हुई? तो भारत में जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि हुई थी वो हुई थी 1951, जब लोग स्वतंत्र हो गए। ठीक है ना, 1951 से 1981 के बीच में, 1951 से 1981 के बीच में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई थी वहाँ पे, उस टाइम पे। ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग आज़ाद हो गए थे। 23 नंबर ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, या दिल्ली में? तो भाई 23 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जनगणना 2011 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली वाला हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है ना, दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, क्षेत्रफल के अनुसार भी यहाँ पर माना जाता है। 24 नंबर ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड द कल्चर ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसकी है? गांधी जी की है, रिचर्ड रॉबिन्स की है, कोफी अन्नान की है, या हिटलर की है? तो भाई 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड रॉबिन्स की है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, उत्पीड़न की शिकार महिलाओं हेतु निर्भया केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्भया केंद्र स्थापित किए गए हैं कानूनी मदद हेतु, चिकित्सा हेतु, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा के लिए, या एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी मदद, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा के लिए? तो भाई राइट आंसर 25 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी मदद, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और ये PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। टेलीग्राम पे इस वीडियो को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।